अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अक्का फ़िज़िक्स जोली। इस चैनल पे आप लोगों को ना सिर्फ आसान एक्सप्लेनेशन दी जाती है टॉपिक्स की, बल्कि साथ के साथ आप लोगों को ये भी बताया जाता है कि आप लोगों ने एग्ज़ाम्स में किस तरह से लिख के आना है और कैसे मार्क्स हासिल करने हैं। हर तरह के टिप्स आपको यहाँ पे दिए जाते हैं जी। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे है। जैसा कि आप लोगों को यहाँ से नाम से ही शो हो रहा होगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ओके, ब्लैक बॉडी रेडिएशन दो तरह की ब्लैक बॉडी होती है। सबसे पहले तो ब्लैक बॉडी के बारे में बात करेंगे, ब्लैक बॉडी क्या होती है, फिर बात करेंगे उससे निकलने वाली रेडिएशंस जो हैं उनको ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहा जाता है जी। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ, रियल ब्लैक बॉडी। सबसे पहले हम लोग रियल ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक आइडियल ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़ेंगे जी। तो रियल ब्लैक बॉडी जो होती है हमारे पास बेसिकली वो एक ऐसी बॉडी होती है, यानी एक ऐसा आइडियल सिस्टम होता है जो कि अब्जॉर्ब करता है जितनी भी रेडिएशंस उसके ऊपर फॉल करवाई जाती हैं, ठीक है, उनको क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है। यानी सारी की सारी रेडिएशंस जो उसके ऊपर फॉल करवाई जाती हैं, एक रियल ब्लैक बॉडी क्या करती है, उन सब की सब रेडिएशंस को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है, निचोड़ लेती है। कोई भी रेडिएशन जो है उसको बाहर नहीं निकलने देती, ठीक है, विदाउट एनी रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन। यानी कि ना तो उससे कोई चीज़ रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आती है, ना ही कोई चीज़ ट्रांसमिट करती है। जो कुछ भी होता है उसके अंदर फंस के रह जाता है ब्लैक बॉडी के अंदर। ओके, इस तरह की एक रियल ब्लैक बॉडी है। जस्ट लाइक हम लोग मैंने जैसे एग्जांपल लिखी हुई है ब्लैक होल। ब्लैक होल आप लोगों को पता है कि एक मिस्ट्री है जिसके अंदर कोई भी चीज़, किसी भी किस्म की रेडिएशन जब उसके अंदर एंटर होती है ब्लैक होल के अंदर, तो कोई भी ताकत उसको बाहर नहीं निकाल सकती। यानी ब्लैक होल के अंदर जो भी चीज़ जाती है वो इंट्रैप होकर रह जाती है, कुछ भी बाहर नहीं आता, यानी हर चीज़ अंदर जाके फंस जाती है, ठीक है। तो ब्लैक होल को हम लोग कह सकते हैं कि ब्लैक बॉडी है ये। अब आप लोगों को एक चीज़ और यहाँ पे बताती चलूँ कि यहाँ पे हमारे पास आपके यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें आपकी साइड देख सकती है, यानी आप लोग जितनी भी चीज़ों को अपने इर्द गिर्द देखते हो, हर चीज़ एक ब्लैक बॉडी है, ठीक है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा ब्लैक बॉडी शायद ब्लैक कलर की कोई चीज़ होगी, काले रंग की कोई चीज़ होगी, ऐसा नहीं होता। ब्लैक फिज़िक्स की टर्म में ना, यानी फिज़िक्स में ब्लैक टर्म जो है वो कहा जाता है एब्सेंस ऑफ लाइट। यानी जहाँ पे भी लाइट नहीं होगी हम कहेंगे वो चीज़ जो है वो ब्लैक है। जैसे आपको पता है दो चीज़ें सबसे बड़ी इस यूनिवर्स में पाई जाती हैं, यानी एक टेम्परेचर है और एक लाइट है, ठीक है। तो टेम्परेचर की एब्सेंस को क्या कहा जाता है, कोल्डनेस, यानी हीट की एब्सेंस को कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसको, कोल्डनेस, ठीक है। इसी तरह लाइट की एब्सेंस को कहा जाता है डार्कनेस, ठीक है। उसी डार्कनेस को हम लोग ब्लैक कहते हैं। तो ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है जहाँ पे लाइट की कमी होती है, यानी कि हर चीज़ अब्जॉर्ब हो गई है, कुछ भी वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस नहीं आ रहा, तो हम ऐसी बॉडी को बोलेंगे ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो एक रियल ब्लैक बॉडी क्या होती है, वो ऐसी बॉडी होती है जो अपने अंदर आने वाली तमाम रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर लेती है, किसी किस्म की रिफ्लेक्शन या ट्रांसमिशन नहीं करवाती, जिसकी मिसाल आपको मैंने ब्लैक होल से दी। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं आइडियल ब्लैक बॉडी की तरफ। तो एक आइडियल ब्लैक बॉडी जो हमारे पास होती है, इट इज़ एन आइडियल अब्जॉर्बर एज वेल एज आइडियल इमिटर। ऊपर हमने कहा था रियल ब्लैक बॉडी के अंदर, उसमें हम लोगों ने कहा था कि वो ना तो किसी किस्म की ट्रांजिशन करवाती है, ना ही रिफ्लेक्शन, सिर्फ और सिर्फ जो भी उसके अंदर आता है सब के सब रेडिएशंस को वो क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेती है ब्लैक बॉडी, रियल ब्लैक बॉडी। लेकिन आइडियल ब्लैक बॉडी उसने कहा है जितनी वो चीज़ों को अब्जॉर्ब करती है उतना ही वो इमिट भी करती है। यानी आइडियल ब्लैक बॉडी एक ऐसी ब्लैक बॉडी होती है कि वो जितना अब्जॉर्ब करती है उतना ही इमिट भी करती है। असूलन होना भी ऐसा चाहिए कि अगर किसी ने कोई चीज़ ली है तो उसको वापस भी देनी चाहिए। तो यही वो कह रहा है, ब्लैक बॉडी जितनी भी रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करती है उतनी ही रेडिएशंस को वो इमिट भी करती है। कब, व्हेन, देखो ब्लैक बॉडी थी हमारे पास एक तरह की, हमने क्या किया, उसके ऊपर रेडिएशंस फॉल करवाई, वो उसको अब्जॉर्ब करता गया ब्लैक बॉडी उसको, ठीक है। उसके बाद हमने उसको हीट अप किया, ठीक है। व्हेन इट इज़ अब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन, जब उसने सारी की सारी रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर लिया हुआ था, इट्स टेम्परेचर विल इंक्रीज। आपको पता है कि क्या होगा कि जब उसने कोई भी चीज़ अब्जॉर्ब करती जाती है, रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करती जाती है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसने यही कहा हुआ है कि व्हेन इट अब्जॉर्ब ऑल रेडिएशंस इज टेम्परेचर विल इंक्रीज, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, सो इट विल ऑब्वियसली इमिट सम रेडिएशंस। तो आपको पता है कोई भी चीज़ जिसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए तो वो अपनी सराउंडिंग से, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ गया है तो उसने क्या करना है, अपनी सराउंडिंग के साथ अपने टेम्परेचर को मैच करना है।
ठीक है, उसको मीट करना है अपने सराउंडिंग के टेम्परेचर। हमारी बॉडी, अगर हम अपनी बात करें तो हमारी बॉडी भी एक ब्लैक बॉडी है, ठीक है, हमारी पर्सनल ह्यूमन बॉडी जो है ये भी एक ब्लैक बॉडी है, जो कि थर्मल रेडिएशंस हर वक्त हमारे अंदर से निकल रही है, क्योंकि हमें पता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, तो हर वक्त हमारी बॉडी से भी रेडिएशंस निकल रही होती हैं। लेकिन ये कुछ ऐसी रेडिएशंस है जो हमें नज़र नहीं आती, यानी इंफ्रारेड रेडिएशंस जो हमारी नज़र जो है वो देख नहीं सकती। हमारी नज़र जो है, आपको पता है, सिर्फ विजिबल रीजन को, जिस विजिबल रीजन के अंदर जो रेडिएशंस आती हैं, जो कलर्स आते हैं, सिर्फ उनको देख सकती है, ना अल्ट्रावायलेट को देख सकती है, ना इंफ्रारेड गैमा, इनको नहीं देख सकती हमारी आई साइड, ठीक है। तो हम लोग ये कहते हैं कि हमारी बॉडी से निकलने वाली जो रेडिएशंस होती हैं वो भी क्या होती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं। इससे क्या साबित होता है कि हमारी बॉडी भी एक ब्लैक बॉडी है जो हर लम्हे रेडिएशंस खारिज भी कर रही है और अपने अंदर अब्जॉर्ब भी कर रही है। तो यहाँ पे हम लोग दोबारा आते हैं, क्या था कि एक आइडियल जो हमारे पास ब्लैक बॉडी होती है वो जितना अब्जॉर्ब करती है उतना इमिट भी करती है। कब करती है कि आपको पता है, जब कोई चीज़ अब्जॉर्ब करती है रेडिएशंस बहुत ज़्यादा तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसने क्या करना होता है, बस अपने टेम्परेचर को लो भी तो करना है ना, यानी अपने इन्वायरमेंट के साथ मैच करना है टेम्परेचर को, तो वो क्या करेगा, ऑब्वियसली इमिट सम रेडिएशंस। तो कुछ रेडिएशंस को वो इमिट भी करेगा बिकॉज इट वांट्स टू मीट द टेम्परेचर ऑफ इट्स सराउंडिंग, क्योंकि वो अपनी सराउंडिंग के साथ टेम्परेचर को क्या करना चाहता है, मैच करना चाह रहा है। इस वजह से जो है हमारे पास वो कुछ रेडिएशंस को खारिज भी करेगा, उतनी ही रेडिएशंस जितनी कि उसने अब्जॉर्ब की थी, ठीक है। इसीलिए एक आइडियल बॉडी, ब्लैक बॉडी जो है वो जितना अपने अंदर लेके जाती है उतना बाहर भी निकालती है, ओके। तो यहाँ पे एक चीज़ और कि कोई भी बॉडी जो है वो प्योरली आइडियल नहीं पाई जाती। आपको पता है यूनिवर्स में कोई चीज़ भी आइडियल नहीं है, ठीक है। रियल ब्लैक बॉडी ज़रूर एग्जिस्ट करती है लेकिन आइडियल ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती। जबकि फेरी, आगे चल के मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी किस तरह से एक फेरी हमारे पास जो है साइंटिस्ट हैं। ये देखें, एक्सप्लेनेशन में हम लोग देखते हैं कि एक फेरी जो हमारे पास साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक ब्लैक बॉडी जो है वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन की थी कि वो डबल कोटेड थी, ठीक है। ये देखें, आपको डबल लेयर नज़र आ रही है। एक ये खाली हिस्सा जिसको मैंने वाइट से शो किया हुआ और अंदर वाला ये लाइट ब्लू कलर से शो किया हुआ है, स्काई ब्लू कलर से। तो ये एक उसने ब्लैक बॉडी डिज़ाइन की थी। यहाँ पे उसने एक जो है ना हमारे पास ये लगाया हुआ था कॉनिकल रिफ्लेक्टर, ठीक है। ये क्या करता है, जितनी भी रेडिएशंस यहाँ से अंदर एंटर होंगी, जैसे फ़र्ज़ करो ये हमारी रेडिएशन एंटर हुई, इससे टकराई, इधर गई, फिर इधर से टकराई, इधर गई, और हर टकराव के दौरान, यानी यहाँ से जब टकराई तो कुछ हिस्सा उसने यहाँ दीवार ने क्या किया, उसकी वॉल ने क्या किया, अब्जॉर्ब कर लिया। अब आपको बताती चलो, ये जो यहाँ पे आपको डार्क ब्लू नज़र आ रहा है ना, ये बेसिकली क्या है, ये हम लोगों ने यहाँ पे ना इसको ब्लैक किया हुआ था। उन्होंने बहुत ज़्यादा ना इसको थिक ब्लैक कलर दे दिया था ताकि जो है ना यहाँ पे जो भी चीज़ आए वो इंट्रैप होकर रह जाए, यानी रेडिएशन किसी भी किस्म की आए वो इंट्रैप होकर रह जाए। देखें, आएगी यहाँ पे इससे टकराएगी तो ये क्या करेगा, उसको कुछ हिस्सा दीवार उसको अब्जॉर्ब कर लेगी। फिर वो रेडिएशन इधर आई, यहाँ टकराई, कुछ हिस्सा यहाँ पे अब्जॉर्ब हो गया, यहाँ टकराई, फिर इधर गई, इधर गई, इधर गई। ये यूँ इसके अंदर टकराती रहेगी जब तक कि उसकी सारी की सारी एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं हो जाती, सारे का सारा रेडिएशन जो है वो उसके अंदर ही फंस के नहीं रह जाता, ख़त्म नहीं हो जाती, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से ये कह सकते हैं कि कोई भी रेडिएशन जब ब्लैक बॉडी के अंदर एंटर होती है तो वो उसके अंदर इंट्रैप होकर रह जाती है, ठीक है। अब हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे पढ़ते हैं, कुछ मज़ीद पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर होंगे यहाँ पे। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। मैंने आपको पीछे भी बताया कि एक आइडियल ब्लैक बॉडी हम लोग जो है ना वो नहीं बना सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। बट फेरी डिज़ाइन अ ब्लैक बॉडी, लेकिन फेरी साइंटिस्ट जो थे उन्होंने एक ब्लैक बॉडी को डिज़ाइन करने की कोशिश की विच कैन अब्जॉर्ब 97% ऑफ द रेडिएशन। जितनी भी रेडिएशन उसके ऊपर फाल करवाई गई उसका उसने 100% तो चलो नहीं, लेकिन 97% वो उसका अब्जॉर्ब करने में कामयाब हो गई थी। यानी सारी की सारी रेडिएशंस तो वो अब्जॉर्ब ना कर पाई, लेकिन 97% रेडिएशंस को वो अब्जॉर्ब कर पाई, वो ब्लैक बॉडी जो फेरी ने डिज़ाइन की थी, ठीक है। 97% ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट जो हम लोगों ने उसके ऊपर फॉल करवाई। इट कंसिस्ट ऑफ अ डबल वॉल्ड होलो मेटेलिक स्फीयर। ये किस पे मुश्तमिल है, ये जो ब्लैक बॉडी थी ये डबल होलो मेटेलिक स्फीयर्स के ऊपर मुश्तमिल थी। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एक ये वाइट से शो करवाया हुआ है, एक ये स्काई ब्लू से शो करवाया हुआ, डबल होलोस्फीयर से इसको बनाया गया था। और इस पूरी ब्लैक बॉडी की
के मुकाबले में ये जो हम लोगों ने ओपनिंग रखी है ना, यहाँ पे इसका मुंह जो रखा है, इसका सुराख जो रखा है वो बहुत छोटा था इस पूरी ब्लैक बॉडी की निस्बत। इतना छोटा था कि ब्लैक बॉडी के अंदर रेडिएशन गई तो वो वापस नहीं आ सकती थी, इतना हम लोगों ने पूरी ब्लैक बॉडी की निस्बत उसको छोटा रखा हुआ था। ओके, तो ओपनिंग को ओ से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ये देखें। ओके, उसके बाद द इनर वॉल इज कोटेड विद लैम्प ब्लैक। ठीक है, हम लोगों ने ये इनर जो ये जो कोटिंग की ना, मैंने बोला था ब्लैक कलर की, डार्क ब्लैक कलर की आपने करनी है, उसने बोला कि लैम्प ब्लैक कलर, ये बहुत थिक ब्लैक कलर होता है, बहुत डार्क ब्लैक कलर होता है जो चीज़ को वापस आने की इजाज़त नहीं देता है लाइट को। ओके, उसके बाद है द एयर फ्रॉम इनसाइड द बॉडी इज इवैक्यूएटेड टू रिड्यूस हीट लॉसेस ड्यू टू कंडक्शन हो गया हमारे पास। उसके बाद इंडक्शन का प्रोसेस, कोई भी प्रोसेसेस जो हैं हमारे पास, उनके ज़रिए से कोई भी लाइट जो है ना, हम हीट जो है हमारी वो लॉस ना हो, इस वजह से हम लोगों ने क्या किया हुआ है, यहाँ से एक पाइप, सक्शन पाइप लगा के हम लोगों ने इसके अंदर की सारी हवा जो थी ना ब्लैक बॉडी की, वो फेरी ने निकाल दी थी। ठीक है, ताकि किसी किस्म की कोई रुकावट पेश ना आए रेडिएशंस को अंदर अब्जॉर्ब होने के दौरान। दिस हेल्प इज़ मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द इंक्लोयर, यानी इस पूरी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर था वो कांस्टेंट रह सके। ठीक है, टेम्परेचर चेंज ना हो। अ कॉनिकल रिफ्लेक्टर सी, ये देखें, ये एक कॉनिकल रिफ्लेक्टर सी जो है वो कह रहे हैं वो हमने लगाया, इज़ फिटेड इन फ्रंट ऑफ द ओपनिंग, ओपनिंग के बिल्कुल सामने हमने उसको लगाया। ठीक है, व्हेन एनी रेडिएशन एंटर, जब कोई भी रेडिएशन इसके अंदर एंटर होती है इन द ओपनिंग, इट रेफर्स मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होती हैं, मैंने आपको बोला कि बार बार दीवारों के साथ जाकर टकराएगी, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस एंड इज़ अब्जॉर्ब्ड। और हत्ता कि क्या होगा कि वो सारी की सारी रिफ्लेक्शन होती जाएगी, बार बार टकराती जाएगी और आखिरकार वो अब्जॉर्ब हो जाएगी पूरी की पूरी रेडिएशन। व्हेन ब्लैक बॉडी, ये BB स्टैंड्स फॉर ब्लैक बॉडी, व्हेन ब्लैक बॉडी इज हीटेड, जब ब्लैक बॉडी को हीट किया जाता है, इट इमिट्स ऑल टाइप ऑफ रेडिएशंस कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखें अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है उसकी आपको हकीकत बता रहा है। बेसिकली जो हमने रेडिएशन अंदर एंटर की थी वो सारी की सारी अब्जॉर्ब हो गई थी, उसके बाद हमने इस ब्लैक बॉडी को क्या किया, हीटअप किया। और जैसे ही हम लोगों ने इसको हीटअप किया, आपको पता है हीट करने पे किसी भी चीज़ को आप हीटअप करते हो तो वो रेडिएशंस खारिज करती है, तो ये जितनी भी रेडिएशंस इसने अब्जॉर्ब की थी उनको क्या करेगी, ये निकालना शुरू कर देगी। ठीक है, ब्लैक बॉडी खारिज करना शुरू कर देगी। तो जो रेडिएशंस इसमें से इमिट होंगी, इसमें से निकलेंगी, उन रेडिएशंस को कहा जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। आई होप सो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती हैं आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। और एक चीज़, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूला करें, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक हम लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है, ताकि हम आप लोगों के लिए मज़ीद बेहतर से बेहतर वीडियोज़ लाएँ, बहुत आसान और बहुत एक्सप्लेन करके आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते रहें। जी, तो अब हम लोगों ने देखना है कि जो रेडिएशंस हम लोगों ने देखे, मैंने आपसे कहा था ब्लैक बॉडी के अंदर जितनी भी रेडिएशंस, ये अगर ब्लैक बॉडी मैंने बनाई हुई है, इसके अंदर जितनी भी रेडिएशंस एंटर होती हैं वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट होती जाती हैं दीवारों के साथ और अब्जॉर्ब भी होती जाती हैं, यहाँ तक कि सारी की सारी रेडिएशंस इसके अंदर जज्ब हो जाती हैं। फिर हम लोगों ने यहाँ पे कोई एक जो है बर्नर लगा के इसको हीटअप किया ब्लैक बॉडी को, ठीक है, या यूँ कह लो कि इस बॉक्स के अंदर उसको रखा, जो बॉक्स जो था वो टेम्परेचर देने का काम करता था इस ब्लैक बॉडी को। तो ये बॉडी जो थी ये क्या करेगी, रेडिएशंस को निकालना शुरू कर देगी, अब इमिट करना शुरू कर देगी। अब उन रेडिएशंस को प्रिंशियम और हमारे पास एक और साइंटिस्ट हैं प्रिंशियम से के साथ ल्यूमर प्रिंशियम, दोनों ने ये जो कंस्ट्रक्शन थी इसको बनाया था, यानी उन्होंने इस पे ऑब्जर्वेशंस की थी और फिर इनसे कुछ ग्राफ्स बनाए थे। ठीक है, उन सब चीज़ों को हम लोगों ने अब डिटेल में एक्सप्लेन करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा जो है इसका एक बेस बनाना चाहूँ डेली लाइफ से। तो देखें, जैसे सन है हमारे पास, सन है, स्टार्स है हमारे पास, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हॉट टेम्परेचर, मतलब हॉट होते हैं, उनका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है। ठीक है, और सन आप लोगों को किस तरह का नज़र आता है, येलोइश सा ऑरेंज सा नज़र आता है ना। ठीक है, येलो कलर में आप लोगों को नज़र आता है। तो वो येलो कलर में क्यों नज़र आता है आपको सन, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है? वो येलो कलर में इस वजह से आपको नज़र आता है क्योंकि उसके अंदर से आप देखो, ये नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ उसमें से येलो कलर ही निकल रहा है, ऐसा नहीं है, बल्कि उसके अंदर से हमारे पास एक्स रेज, गैमा रेज, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड और बहुत किस्म की, और आपको पता है कि जब उसी लाइट को, येलो लाइट को हम लोग प्रिज्म में से निकालें, गुजारें, तो वहाँ पे हम लोगों को 7 कलर मज़ीद मिलते हैं, विबग्योर जिनको कहा जाता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड।
ये सारे कलर सिर्फ और सिर्फ किससे निकल रहे हैं? सन से निकल रहे हैं, ठीक है। तो एक सन जो इतनी ज़्यादा रेडिएशंस खारिज कर रहा है, यानी 7 कलर वो लगा लो, फिर आप लोग अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड और एक्स रेज, गामा रेज, ये सब की सब सन से खारिज हो रही है, लेकिन आपको सिर्फ येलो कलर का वो क्यों नज़र आ रहा है? ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि सन सबसे ज़्यादा जो रेडिएशंस खारिज करता है वो येलो कलर की खारिज करता है, यानी रेडिएशंस जो खारिज हो रही हैं वो हर वेवलेंथ की खारिज हो रही हैं सन में से, लेकिन सबसे ज़्यादा रेडिएशंस जो है ना, जिस वेवलेंथ की खारिज हो रही है वो वेवलेंथ मीट करती है या मैच करती है किसके ऑर्डर के साथ? येलो कलर के साथ, ठीक है। यानी जो येलो कलर की वेवलेंथ है बिल्कुल वैसी ही वेवलेंथ सन से सबसे ज़्यादा निकल रही है, इस वजह से वो हमें येलो कलर का नज़र आता है। देखो, अगर हम लोग कोई पेंटिंग बनाते हैं तो हम लोग उसके अंदर जो कलर सबसे ज़्यादा डालेंगे वही प्रोमिनेंट होगा ना, ठीक है। तो इसी तरह सन में से जो रेडिएशंस निकल रही होती हैं, हालांकि बहुत बेशुमार रेडिएशंस निकल रही हैं, लेकिन हमें सिर्फ वो येलोइश या ऑरेंज कलर का ही क्यों नज़र आता है? सिर्फ इस वजह से क्योंकि सबसे ज़्यादा उसमें से निकलने वाली जो वेवलेंथ है वो येलो कलर की है, इस वजह से वो हमें येलोइश कलर का नज़र आता है। ओके, अब हम लोग बात करें कि और भी सन का जो वैसे उसकी कोर का जो टेम्परेचर होता है वो होता है तकरीबन 6000 केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड लगा लो, 6000 के राउंड अबाउट होता है, ठीक है। तो अगर हम किसी दूसरे हॉट स्टार की बात करें, यानी सन आपको पता बहुत हॉट है, लेकिन हम सन से भी ज़्यादा हॉट स्टार की अगर बात करें कि हम लोग जो है ना वो उसका 6 से 16 मतलब 16,000 कर दें अगर उसका टेम्परेचर, पहले मैंने बोला सन का जो है वो 6000 था, एक और हॉट स्टार लिया जिसका हम लोगों ने कह दिया कि उसका अगर 16 है या 60,000 लगा लो, चलो 60,000 लगा लो, तो उस स्टार का जो कलर हमें नज़र आएगा वो ब्लू कलर नज़र आएगा। तो ऐसा क्या है कि हमें टेम्परेचर बढ़ाने से कलर भी चेंज हो गया? हालांकि सन जो 6000 जिसका टेम्परेचर था वो हमें येलो कलर का नज़र आ रहा था, तो एक हॉट और मज़ीद हॉट हमने स्टार लिया जिसका 60,000 था टेम्परेचर, तो वो हमें ब्लू कलर का नज़र क्यों आता है? तो देखें, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, वैसे वैसे वेवलेंथ शॉर्ट होती जाती है, यानी उसमें से निकलने वाली मैक्सिमम जो तादाद होती है वो किस वेवलेंथ की होती है? वो शॉर्ट वेवलेंथ की होती है, ठीक है। यानी टेम्परेचर और वेवलेंथ का क्या होता है? आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रही हूँ? मैं आप लोगों की एक बेस बनाना चाह रही हूँ, ठीक है। वो कैसे कि मैं आपको थोड़ा सा ना डेली लाइफ से रिलेट करके समझाना चाह रही हूँ, क्योंकि आगे जो हमने समझना है उसमें उसकी थोड़ी सी ना आपको हेल्प मिलेगी कि जैसे जैसे हम लोग चीज़ों का टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं उसमें से जो मैक्सिमम वेवलेंथ्स निकलती हैं वो शॉर्टर वेवलेंथ्स निकलती हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ हमारी जो है आप लोगों ने माइंड में बिठा लेनी है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं हम उतनी वेवलेंथ जो है वो छोटी होती जाती है, मैक्सिमम वेवलेंथ कम निकलती है। ओके, अब अगर हम लोग बर्निंग आयरन रॉड की बात करें, ठीक है, प्लाटिनम वायर, वैसे तो आगे इसके अंदर भी एक्सप्लेन, बल्कि इसके अंदर ही हम एक्सप्लेन कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन की गई थी वो 1860 में की गई थी, ठीक है। फिर उससे जो रेडिएशंस निकली थी उससे हम लोगों ने स्पेक्ट्रम बनाया था, ठीक है। उस स्पेक्ट्रम से कुछ कंक्लूजन्स निकली थी हमारे पास, वो कंक्लूजन्स क्या आई थी हमारे पास, अब हम लोग उनको देखते हैं। उससे हमें ये पता चला कि एक जो बनता है ना ग्राफ वो कॉन्टीन्यूस होता है, ठीक है। स्पेक्ट्रम जो उन रेडिएशन से निकलने से स्पेक्ट्रम बना, हमने कहा वो स्पेक्ट्रम जो है वो कॉन्टीन्यूस था, यानी बिल्कुल लगातार हर रंग की वेवलेंथ्स निकल रही थी, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना हमारे पास इट डिपेंड्स अपॉन, अगर मैं यूँ बात करूँ कि मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ इंटेंसिटी और किसके दरमियान, ये मैंने वेवलेंथ और इंटेंसिटी के दरमियान अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो वो कहता था कि वो कुछ यूँ आएगा कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे थे ना, यानी टेम्परेचर बढ़ाई जा रहे हैं तो वेवलेंथ पीछे होई जा रही है और इंटेंसिटी जो है वो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा निकलती जा रही है और फैलती जाएगी। ये ग्राफ बहुत तसल्ली से एक्सप्लेन आगे किया गया है लेक्चर में, लेक्चर को पूरा सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक आज, ठीक है। तो ये बस वैसे एक छोटा सा आपको हिंट दिया, आगे जाके मज़ीद हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये देखें, स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन जो है हमारे पास वो कॉन्टीन्यूस होता है और ये डिपेंड करता है टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल, यानी
किस मटेरियल की आपने अंदर कोटिंग की है, किस मटेरियल की ब्लैक बॉडी बनाई हुई है, उस पर डिपेंड करता है आपके पास। और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि उसका टेम्परेचर आप कितना बढ़ा रहे हो या ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर आपने कितना रखा हुआ था, ठीक है। हमने पीछे बात की थी ना, टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखना था, तो उस पर डिपेंड करेगा उन रेडिएशंस, निकलने वाली रेडिएशंस का स्पेक्ट्रम कि कैसा बनेगा, ठीक है, कि आपका टेम्परेचर कैसा था बॉडी का और उस बॉडी की नेचर कैसी थी, उस पर डिपेंड करेगा आपका बनने वाला स्पेक्ट्रम कैसा होगा, निकलने वाली रेडिएशन से बनने वाला स्पेक्ट्रम। व्हेन अ प्लाटिनियम वायर इज हीटेड, जब हम प्लाटिनम वायर को हीटअप करते हैं, इट अपीयर्स, सबसे पहले वो आपको पता है एक रॉड जो है वो ब्लैक कलर की होती है, ठीक है। जब हम लोग उसको 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीटअप करते हैं, यानी इतना टेम्परेचर देते हैं, तो वो डल रेड कलर की हमें दिखना शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग उसका मज़ीद टेम्परेचर बढ़ाएं, 500 से हम लोगों ने 400 और डाल के 900 कर दिया उसका टेम्परेचर, तो हमें वो चेरी रेड कलर का नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। पहले डल रेड कलर का नज़र आ रहा था, वो चेरी रेड कलर का नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम मज़ीद टेम्परेचर बढ़ा दें, 1100 कर दें, तो इस टेम्परेचर पे वो हमें ऑरेंज कलर का उसका कलर शो होना शुरू हो जाएगा, उस प्लाटिनम वायर का, ये रॉड का। उसके बाद हम अगर मज़ीद कर दें, 1300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर दें, तो वो हमें येलोइश कलर का नज़र आएगा और आहिस्ता आहिस्ता वाइट कलर में वो हमें नज़र आएगा 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और आखिरकार वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, राख बन जाएगा। तो ऐसा क्या है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से कलर चेंज हुई जा रहा है। कलर रिलेट करता है वेवलेंथ के साथ, और वेवलेंथ जो है वो रिलेट करती है टेम्परेचर के साथ। मैंने आपको अभी भी बताया था कि टेम्परेचर के बढ़ाने से हमारी वेवलेंथ क्या होती जाती है, शॉर्टर से शॉर्टर होती जाती है। ये बात मैंने आपको पीछे भी किया, ठीक है। तो टेम्परेचर और वेवलेंथ का क्या रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है टेम्परेचर और वेवलेंथ का, इन्वर्स रिलेशन है। ये भी हम मज़ीद आगे जाके पढ़ते हैं, इसके प्रॉपर लाज आप लोगों को मैं बताऊंगी कैसे कैसे ये यूज़ होने या कैसे निकलने हैं, ठीक है। तो अभी तक के लिए ये देख लें टेम्परेचर का वेवलेंथ के साथ क्या है, इन्वर्स रिलेशन। और वेवलेंथ, जिस कलर की वेवलेंथ निकलेगी हमें उस बॉडी का वही टेम्परेचर, मतलब वही कलर नज़र आएगा, यानी वेवलेंथ कलर से एसोसिएटेड होती है कि यानी रेड कलर की वेवलेंथ जो है हमारे पास वो सबसे लॉन्गेस्ट होती है, फिर ऑरेंज की उससे शॉर्ट, येलो की उससे शॉर्ट, ग्रीन की उससे शॉर्ट, ब्लू की उससे शॉर्ट, उसके बाद इंडिगो की उससे शॉर्ट, फिर वायलेट की उससे शॉर्ट। ये जो विबग्योर आप लोगों को विजिबल रीजन में 7 कलर्स नज़र आते हैं ना, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इनकी बात कर रही हूँ कि रेड की वेवलेंथ सबसे लार्ज होती है, जबकि वायलेट की जो हमारे पास वेवलेंथ होती है वो सबसे शॉर्ट होती है, ठीक है। तो हर कलर की वेवलेंथ जो है वो उसके साथ रिलेट करती है, ठीक है। तो वेवलेंथ जिस तरह की भी होगी, ठीक है, वो टेम्परेचर के इन्वर्स रिलेशन में है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि रॉड का कलर टेम्परेचर के बढ़ाने से चेंज क्यों होता जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग ल्यूमिनर और प्रिंशियम इनके देखते हैं कि इनका किस तरह से इन्होंने वो ऑब्जर्वेशन की, उन्होंने किस तरह का अरेंजमेंट्स की, कैसा एक्सपेरिमेंट जो था करने के लिए उन्होंने जो है किस तरह की चीज़ें ली थी, उनका जो कंस्ट्रक्शन थी वो कैसी थी। ये देखिए उन्होंने यहाँ पे एक फर्नेस ली, भट्टी सी ली, ठीक है। उस भट्टी में से रेडिएशंस, आपको पता है हॉट होती है फर्नेस, तो उसमें से रेडिएशंस निकलेंगी, ये उसमें से रेडिएशंस निकल के यहाँ पे ये मिरर लगाया हुआ है, ठीक है, मिरर के साथ टकराएंगी और फिर उससे टकराने के बाद आपको पता है मिरर भी रिफ्लेक्ट बैक कर देता है रेडिएशंस को, वो रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ पे प्रिज्म लगाया हुआ था, प्रिज्म से गुजर के जब इधर आएंगे तो यहाँ पे मज़ीद एक हमने मिरर लगाया हुआ है, वो फिर मिरर से टकराएंगी और यहाँ पे चली जाएंगी। ये थर्मोपाइल डिटेक्टर हमने आगे लगाया हुआ है। ये थर्मोपाइल डिटेक्टर किस तरह की चीज़ है, ये थर्मोपाइल डिटेक्टर जो होता है ना, ये बेसिकली क्या करता है, ये वेवलेंथ को उनकी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग जो है ना वो डिटेक्ट करता है। यानी वो देखता है कि किस वेवलेंथ की कितनी तादाद निकल रही है। इंटेंसिटी आपको पता है शिद्दत होती है, ठीक है, शदीद, कितनी शदीद निकल रही है, यानी वेवलेंथ, किस कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा निकल रही है, ये डिटेक्टर उसको शो करेगा और फिर हमें बता देगा कि इस चीज़ का, यानी फर्नेस के अंदर से निकलने वाली रेडिएशंस किस कलर की हैं, ठीक है। तो थर्मोपाइल डिटेक्टर बेसिकली क्या काम करता है, ये वेवलेंथ को उनकी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग डिटेक्ट कर सकता है। और इस डायग्राम को इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कहा जाता है, ठीक है। ओके, इसको क्लियर करें। उसके बाद जो है ना हम लोग, अगर आप लोगों ने नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिस तरह से भी आप नोट करते जाएं साथ साथ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके ग्राफ को या स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करते हैं कि जो स्पेक्ट्रम बनाया गया था वो बेसिकली दिखता कैसा था और उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ वगैरह थी। जी, तो अभी अभी हम लोगों ने देखी थी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम या एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, और उसी का अब हम लोगों ने उसी डायग्राम से देखना है कि हम लोगों को जो रिजल्ट निकले थे उनसे हम लोगों ने जो स्पेक्ट्रम ड्रा किया था वो कुछ इस तरह का था।
एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी। ठीक है, हम लोगों ने इस स्पेक्ट्रम के अंदर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है, यानी किस तरह से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है। इससे पहले कि हम लोग स्पेक्ट्रम को समझें, मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल रखना चाहूँगी। फ़र्ज़ करें कि हमारे 4 दोस्त हैं और हमारे पास जो है ना 100 रुपीज़ हैं, और हमने उन चारों दोस्तों में वो 100 रुपीज़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो सबसे पहला आपके माइंड में क्या आइडिया आएगा कि आप सबको बराबर दे दें, यानी कि आप क्या करें कि आप 20-20 जो है वो सभी बच्चों में तकसीम कर दें, सभी स्टूडेंट्स में तकसीम कर दें या अपने दोस्तों में तकसीम कर दें। ठीक है, सबसे पहला तो ये है, और सबसे जेन्युइन मतलब सबसे अच्छा तरीका भी यही है कि इंसाफ पे आप अपनी एक फ़ैसला करें और सभी को 20-20 रुपये दे दें, ताकि 100 रुपया जो है वो टोटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए सब में इक्वली। अब ये भी चांसेस हैं कि उनमें से जो छोटा है, सबसे छोटा है, आप क्या करें कि आप उसको फेवर देते हुए क्या करें कि उसको ज़्यादा दे दें, और जो बड़े वाले हैं उनको थोड़े दे दें, या यूँ कर लें कि आप बड़े वाले को ज़्यादा दे दें और दूसरे जो हैं उनको थोड़े दे दें। ठीक है, तो कई पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पे ना क्लासिकल फिज़िक्स हमें कहती थी कि अगर हम लोगों के पास से, जैसे हम लोगों ने ब्लैक बॉडी में देखा कि अगर फ़र्ज़ करें 10 रेडिएशंस अंदर अब्जॉर्ब हुई थी, तो क्लासिकल फ़िज़िक्स ये कहती है कि 10 की 10 को ही बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, यानी उन्हीं 10 को बाहर निकलना चाहिए जो 10 अंदर गई थी। ठीक है, जबकि जब बाहर निकली हैं तो तब हो सकता है रेडिएशन ज़्यादा निकल आएँ या कम निकल आएँ या मुख्तलिफ वेवलेंथ की निकले। जो वेवलेंथ की रेडिएशन अंदर गई थी वो रेडिएशंस की वेवलेंथ ना निकली, बल्कि किसी और रेडिएशंस की वेवलेंथ, यानी जब हमने एंटर किया था तो ब्लू कलर सबसे ज़्यादा हमने एंटर किया था ब्लैक बॉडी के अंदर। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा उसने अब्जॉर्ब ब्लू कलर को किया था, लेकिन जब वो निकला तो तब हमने देखा कि सबसे ज़्यादा रेड कलर निकल रहा है। ये कैसे मुमकिन है? ठीक है, तो ये होता है फेवरेटिज़म। जैसे हम लोगों ने मैंने आपको फ्रेंड्स की बात की कि हम लोग क्या करते हैं, किसी एक को ज़्यादा दे देते हैं, बाकियों को थोड़े दे दें, तो ये फेवरेटिज़म में आ जाती है चीज़। तो इसी तरह ब्लैक बॉडी भी क्या करती है, फेवरेटिज़म पे मबनी काम करती है। ये कुछ रेडिएशन ज़्यादा निकाल देती है, यानी वो इस चीज़ पे इन्हिसार नहीं करती कि मेरे अंदर गई कौन सी रेडिएशन सबसे ज़्यादा थी। वो अपनी फेवरेटिज़म के अकॉर्डिंग जो है वो किसी भी रेडिएशंस की ज़्यादा तादाद निकाल सकती है, यानी सबसे ज़्यादा वो रेड कलर निकाल दे या ब्लू निकाल दे, उस पर डिपेंड नहीं करता कि उसमें रेडिएशंस कौन सी सबसे ज़्यादा गई थी। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये देखें, जब हम लोगों ने उससे देखा तो हमने ये देखा कि जब हम लोगों ने उस ब्लैक बॉडी को टेम्परेचर जो था वो फ़र्ज़ करें कि हम लोगों ने उसको 100 दिया, यानी T1 उसको टेम्परेचर दिया, तो हमने देखा कि उसकी रेडिएशंस जो निकली उनसे बनने वाला स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह का था। यानी उसमें से ये देखें, ये सारी चीज़ हमें शो कर रही है वेवलेंथ। ठीक है, एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हमारे पास इंटेंसिटी है, जिसको आप आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कुछ बुक्स में ई लैम्डा से भी उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, इंडियन कुछ बुक्स में उनको ई लैम्डा से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है, और ज़्यादातर बुक्स जो है उनमें आई से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो मैंने इसलिए इसको दोनों नाम यहाँ पे लिख दिए हैं, ताकि कोई भी हो तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। बेसिकली ये एनर्जी है या इंटेंसिटी है, और यहाँ पे हम लोग एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, वेवलेंथ हमारे पास आपको पता है कि 0 से 400 ये जो होता है हमारे पास रीजन, ये विजिबल में नहीं आता, और 800 से लेके ऑनवर्ड भी जितना होता है ये भी हमारे पास विजिबल रीजन में नहीं आता। यानी इनके अंदर इन वेवलेंथ्स की जो रेडिएशंस होती हैं वो हम लोग देख नहीं सकते, ना ही इनकी देख सकते हैं। सिर्फ 400 से लेके 700 तक ये जो रीजन होता है ना, ये वाला 400-700, ये जो मैंने मेंशन भी किया हुआ है डॉटेड लाइन से, विबग्योर के नाम से शो किया हुआ है, ये बेसिकली विजिबल रीजन होता है हमारे पास, जिसको हमारी आंख देख सकती, ना अल्ट्रावायलेट को देख सकती, ना इंफ्रारेड को देख सकती है। ठीक है, तो क्लासिकल ये कहती थी कि उनका ग्राफ जो मैंने आपको पीछे बताया था, वो ये कहती थी कि यूँ बढ़ता जाएगा, और अल्ट्रावायलेट में जैसे ही वो एंटर होगा तो वो कभी भी एनर्जी उसकी कम नहीं होगी, बल्कि वो बढ़ती ही जाएगी। लेकिन जब हम लोगों ने उसका एक्सपेरिमेंटली हमारे पास ल्यूमर और प्रिंशियम थे, उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने ये देखा कि एक ख़ास हद तक रेडिएशंस जो हैं वो, मतलब उनकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती चली जाती है, उनकी एनर्जी बढ़ती चली जाती है, और एक ख़ास वेवलेंथ पे मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, यानी ये वाली वेवलेंथ उसमें से मैक्सिमम निकली। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास ये 400 से 600 की बात करें हम, ठीक है, इस वाली वेवलेंथ की पीक देखूँ मैं, तो इसकी पीक कुछ यूँ आ रही है यहाँ पे। ठीक है, इसकी पीक ये आ रही है यहाँ पे, ये इसकी पीक है। ठीक है, तो मैंने ये देखा, ये इसकी पीक जो है वो तकरीबन 500 पे आ रही है। ठीक है, यानी
500 नैनोमीटर की वेवलेंथ जो थी, यानी 500 नैनोमीटर, फ़र्ज़ करें ग्रीन कलर की अगर 500 नैनोमीटर वेवलेंथ है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो ग्रीन कलर निकल रहा है, यानी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो है वो 500 नैनोमीटर निकल रही है, ठीक है। 400 नैनोमीटर की भी कुछ निकल रही हैं पीछे से, ये देखें 200 से निकलना शुरू हुई थी, 200 नैनोमीटर की भी कुछ वेवलेंथ निकल रही थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता 201, 202 भरती गई 300, 400 की भी, 400 नैनोमीटर की भी वेवलेंथ निकल रही थी, कितनी निकल रही थी, इतनी निकल रही थी। फिर हमने देखा सबसे ज़्यादा किसकी निकल रही थी, 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा निकल रही थी। ये समझ लो तादाद है, वाई एक्सिस पे तादाद शो हो रही है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तादाद किसकी निकल रही थी, 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ की निकल रही थी। तो हम लोग इस पीक की जो वेवलेंथ होती है ना, यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें कि हम 500 नैनोमीटर कह रहे हैं, तो उसको मैं कहूँगी कि ये हमारे पास लैम्डा मैक्स है। लैम्डा मैक्स का मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है, बल्कि उस मखसूस वेवलेंथ की मैक्सिमम तादाद है, यानी ये 500 नैनोमीटर की तादाद सबसे ज़्यादा निकल रही है, तो लैम्डा मैक्स इस वजह से उसको कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसकी पीक थोड़ी सी मज़ीद हमारे पास जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गई है, यानी 500 से आगे शिफ्ट हो गई, यानी वेवलेंथ बढ़ गई है। अब देखिए, मैं टेम्परेचर की इसकी बात करी थी, जब हम लोगों ने टेम्परेचर सिर्फ 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ था, तो हमने देखा ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा था, और इसकी पीक ये देखें, पीक अगर यहाँ पे आ रही है, ये 1000 नैनोमीटर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा निकल रही है, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा मैक्स ये था, ठीक है, ये हमारा लैम्डा मैक्स था। उसके बाद हमारे पास जो है, हम लोगों ने टेम्परेचर को 100 से बढ़ा के ना, ये फ़र्ज़ करें अगर हमारा 100 था, तो मैंने क्या किया, उसका अब कर दिया है 200, ठीक है। T2 मतलब कि 200 टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से मैंने देखा कि मेरी जो लैम्डा मैक्स था, लैम्डा मैक्स होता है पीक वाला पॉइंट, ठीक है, उसकी वेवलेंथ देखनी है हमने, क्या है ये, तो ये मेरे पास आई तकरीबन कोई 900। तो लैम्डा मैक्स मेरा किधर शिफ्ट हो गया, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ, यानी 1000 से 900 पीछे की तरफ आ गया। टेम्परेचर बढ़ा है, मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि टेम्परेचर का और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ लैम्डा मैक्स कम होता जाएगा। तो देखें, पीक जिस वेवलेंथ पे आ रही थी, यानी लैम्डा मैक्स टेम्परेचर 100 पे ये था, और टेम्परेचर 200 पे, यानी टेम्परेचर बढ़ाया तो लैम्डा मैक्स छोटा हो गया, पीछे चला गया, क्योंकि नैनो देखें ये जो हमारे पास वेवलेंथ है वो पीछे की तरफ कम होती जा रही है और आगे की तरफ बढ़ रही है, 0, 200, 400 इस तरफ बढ़ रही है और इस तरफ कम हो रही है। तो लैम्डा मैक्स हमारा पीछे को शिफ्ट हुआ है। इसके मजीद हमने इसको कर दिया 300, अगर हम लोगों ने डिग्री सेंटीग्रेड या 300 केल्विन कर दिया, टेम्परेचर को बढ़ाना है बेसिकली, किसी भी आप स्केल में बढ़ाएं, ठीक है। तो ये लैम्डा मैक्स यानी पीक हमारी पीछे शिफ्ट हो गई, तो लैम्डा मैक्स यहाँ पे शिफ्ट हो गया तकरीबन कोई हमारा किस पे, 800 पे। 1000 था, फिर 900 हुआ, फिर 800 हुआ, तो यहाँ पे देखें उसके बाद ये पीक हमारी यहाँ पे ये पीछे शिफ्ट हो गई, तो 700 पे लगा लें हमारी शिफ्ट होगी। तो 1000 थी, फिर 900, 800, फिर 700, यूं हमारा जो लैम्डा मैक्स है, जैसे ही हम लोगों ने ये 300, फिर हमने टेम्परेचर 400 करके चेक किया, फिर 500 करके चेक किया, ठीक है, और आखिरकार हमने टेम्परेचर 600 केल्विन करके या 600 डिग्री सेंटीग्रेड करके चेक किया, तो हमने देखा कि पीक जो है वो बिल्कुल पीछे यानी 500 पे जाके सेट होगी, यानी हमारी टेम्परेचर के बढ़ाने से वेवलेंथ जो है वो पीछे से पीछे, लैम्डा मैक्स की वैल्यू हमारी पीछे से पीछे शिफ्ट होती जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी ग्राफ में बेसिकली समझने वाली थी, इसी चीज़ को अब हम लोग थ्योरी में पढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग अपनी थ्योरी की तरफ। द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी एट डिफरेंट टेम्परेचर इज शोन इन फिगर। देखें, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे मैंने आपको दिखाया कि ब्लैक बॉडी से जो स्पेक्ट्रम बना था वो कुछ इस तरह का था, और ये ग्राफ किस किस के दरमियान बना हुआ है, ग्राफ बिटवीन लैम्डा जिसको हमने एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है एंड इंटेंसिटी जिसको हम लोगों ने वाई एक्सिस पे लिया। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ई लैम्डा से भी इसको डिनोट कर सकते हैं और इसको आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस ग्राफ से ना हम लोग कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं, वो कौन से कंक्लूजन्स है वो देखते हैं हम। फर्स्ट कंक्लूजन इससे हमें ये मिलता है कि देयर इज़ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे देखें, मैंने आपको कहा कि आपके पास 100 रुपया था, आपने अपने फ्रेंड्स के दरमियान वो तकसीम करना था, तो आप लोगों का सबसे पहली जो प्रेफरेंस होनी चाहिए थी क्या, कि आप 20-20 सबको देते तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने फेवरेटिज्म की। और मैंने कहा ब्लैक बॉडी से निकलने वाली रेडिएशन जो होती हैं वो भी फेवरेटिज्म की बुनियाद पे होती हैं, वो भी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, यानी जिसको मर्जी वो फेवरेट गर्दानती हैं और वो ज़्यादा मिकदार उसकी निकाल देती हैं, ठीक है। तो देयर इज़ नो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी एट अ गिवन टेम्परेचर। ओके, समझ आ गई कि एक मखसूस टेम्परेचर पे वो किस, देखें अगर ये मखसूस टेम्परेचर 100 है, ये 200 मखसूस टेम्परेचर, यानी एक कोई भी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे वो लैम्डा मैक्स कौन सा निकालती हैं, यानी मैक्सिमम कौन सा कलर देती हैं, ये डिपेंड
करता है उसकी अपनी फेवरेटिज्म पे, यानी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करता है। किसी की वो 200 निकाल रहा है, यहाँ पे 200 वाली नैनोमीटर वो सिर्फ इतनी निकाल रहा है, यानी ये समझ है तादाद है, तादाद ऊपर को बढ़ रही है, ठीक है, सिर्फ इतनी तादाद वो उसकी निकाल रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा 400 नैनोमीटर की वो इतनी तादाद निकाल रहा है, ठीक है, 500 नैनोमीटर की थोड़ी और ज़्यादा निकाल रहा है, मैक्सिमम वो 500 नैनोमीटर की ही निकाल रहा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू हो गई, ठीक है। यानी वेवलेंथ जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, हमने ये देखा कि पहले वो बढ़ती गई उसके तादाद एक मखसूस वेवलेंथ पे जाके, यानी लैम्डा मैक्स पे जाके उसकी मैक्सिमम लैम्डा मैक्स मैक्सिमम उसको वेवलेंथ मिली, यानी ये वाला कलर उसको मैक्सिमम मिला। उसके बाद फिर से तादाद कम होना शुरू होगी, यानी अगले जो कलर्स थे उनकी फिर तादाद उसको कम से कम मिलना शुरू हो गई, और इसी तरह हर मखसूस टेम्परेचर पे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। The amount of energy emitted per second increases with the increase in temperature of black body। उसने कहा कि हमारे पास जो है ना एनर्जी की अमाउंट जो है, देखें यहाँ पे एनर्जी की अमाउंट हमें मैक्सिमम कितनी मिल रही थी, 100 केल्विन टेम्परेचर पे मैक्सिमम हमें, देखें मैक्सिमम पॉइंट हमारा ये था पीक पॉइंट, तो मैक्सिमम हमें इतनी मिल रही थी, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाया तो इसकी देखें पीक यहाँ पे, यानी मैक्सिमम हमें इतनी मिल रही, फिर इतनी मिल रही, ठीक है। 100 से जैसे ही हमने 600 केल्विन किया तो यहाँ पे देखें मैक्सिमम भी छलांग मार लो तो हमें इतनी इंटेंसिटी मिल रही थी, ठीक है। लेकिन 600 केल्विन पे देखें हमें कितनी ज़्यादा तादाद मिल रही है, ठीक है, इतनी ज़्यादा एनर्जी मिल रही है। तो देखें यहाँ पे उसने वही बात किया, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड इंक्रीज करती जाती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर की इंक्रीज करने से इसकी तादाद, पीक पॉइंट की तादाद जो है ना, पीक पॉइंट जो है वो भी राइज करता जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, ईच टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी देयर इज अ वेवलेंथ लैम्डा मैक्स, ठीक है। फॉर ईच टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर आपने कुछ भी रखा हुआ है, इनमें से देखें 100 200 300 400 500 600 कुछ भी रखा हुआ है, देयर इज़ अ वेवलेंथ, तो हर एक टेम्परेचर के साथ एसोसिएटेड एक लैम्डा मैक्स होगा, ठीक है। इसका लैम्डा मैक्स कुछ और है, 1000 था, इसका लैम्डा मैक्स 900 था, इसका लैम्डा मैक्स 800 था, इसका लैम्डा मैक्स 700 था, फिर इस तरह से पीछे, ज़रूरी नहीं है कि 100 ही पीछे बढ़ना है, हो कुछ और भी हो सकता है। ये तो मैंने ग्राफ जिस तरह से ड्रा किया मैंने वैसे आपको समझा दिया, तो मतलब हर एक्सपेरिमेंट का आपको पता है ग्राफ मुख्तलिफ आएगा, लेकिन होगा इसी शक्ल का, वैल्यूज़ थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती हैं। देयर इज़ अ वेवलेंथ लैम्डा मैक्स फॉर ईच वेवलेंथ, ये जो हमारे पास इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, या फिर आप उसको यूं भी कह सकते हो कि इंटेंसिटी ऑफ दैट स्पेसिफिक वेवलेंथ इज मैक्सिमम। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हो, जब हर टेम्परेचर से एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होती है लैम्डा मैक्स, उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट और थर्ड पॉइंट की तरफ जी। तो नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट है, जिसको हम लोग नाम दे सकते हैं विंड डिस्प्लेसमेंट ला। बेसिकली इससे जो ला निकलता है उसको नाम दिया गया था विंड डिस्प्लेसमेंट ला, मैंने इसीलिए इसको हेडिंग बना दिया है। दिस ला स्टेट्स दैट, ये ला हमें क्या बताता है कि लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो ये बात सबसे शुरू में मैंने आपको बता दी थी कि टेम्परेचर और वेवलेंथ यानी लैम्डा मैक्स का आपस में जो है वो इनवर्स रिलेशन है। शुरू में मैंने आपको ये बात बता दी थी, लैम्डा मैक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। अब आपको पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हम हटाते हैं, इन्वर्स या डायरेक्ट यानी प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे कांस्टेंट आ गया। अब हमने क्या करना है, टी को इस साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया, लैम्डा मैक्स के साथ टी मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे कांस्टेंट अकेला रह गया। ये हमें ये इक्वेशन क्या बता रही है कि अगर लैम्डा मैक्स और टेम्परेचर का मल्टीपल लें तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, यानी अगर ये बढ़ रहा है तो ये ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंगली कम होगा, अगर ये कम हो रहा है तो ये उसके अकॉर्डिंगली बढ़ता जाएगा, और इनकी वैल्यू हमेशा जो है वो एक कांस्टेंट रहनी है, और उस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 2.9 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर केल्विन, ठीक है। ये मीटर केल्विन क्यों आया, लैम्डा आपको पता है वेवलेंथ है, लेंथ मीटर में ली जाती है और टेम्परेचर को केल्विन में लिया जाता है, तो ये यूनिट आपने साथ में याद रखना है 2.9 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर केल्विन। ये इस कांस्टेंट की वैल्यू, यानी हमेशा इनका प्रोडक्ट इसी के बराबर आएगा, इसी के अकॉर्डिंगली ये कम या ज़्यादा अपनी वैल्यू को करते जाएंगे, लेकिन आंसर यही आएगा। इसी लॉ को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ, ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ये लॉ जो है ना, ये हमारे पास वही जो हम लोगों ने अभी अभी कर्व को डिस्कस किया था ना, ये हम लोगों ने ये जो स्पेक्ट्रम डिस्कस किया अभी अभी, इसके अंदर ये जो शेडिड एरिया है ना, हर ग्राफ के अंदर ये हो गया, या इसका अंडर एरिया, या इस बड़े वाले के अंडर एरिया, ये जो एरिया है ना, ये हम लोगों को इंटेंसिटी बताता है, हम लोगों को ये एनर्जी बताता है, और एनर्जी निकालने के लिए हम लोग इस लॉ को इस्तेमाल करते हैं, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। उस
ब्लैक बॉडी से निकलने वाली जो रेडिएशंस हैं, इमिट होने वाली जो रेडिएशंस हैं, जब हम उसको हीटअप करते हैं ब्लैक बॉडी का, तो उसमें से जो रेडिएशंस निकलती हैं उनसे एसोसिएटेड जो एनर्जी होती है वो उस एरिया से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। द एरिया अंडर ईच कर्व, हर कर्व के अंडर जो एरिया है वो रिप्रेजेंट करता है द टोटल एनर्जी इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी एट दैट गिवन टेम्परेचर। वो हमें उस ब्लैक बॉडी में से निकलने वाले रेडिएशंस की एनर्जी के बारे में बताता है वो एरिया, ठीक है। दिस एरिया या एनर्जी जो भी हम लोगों ने उस एरिया से फाइंड आउट की है इज फाउंड टू इंक्रीज, वो एनर्जी बढ़ती जाती है इंक्रीज डायरेक्टली एज द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। ये देखें, इज डायरेक्टली, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। ये इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन तो है, ज़रूर है, लेकिन टेम्परेचर की फोर्थ पावर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, लीनियर रिलेशन नहीं है इनका। लीनियर रिलेशन होता है जब इसकी पावर भी 1 और इसकी पावर भी 1 हो, या इसकी भी 4 होती है और इसकी भी 4 होती, तब लीनियर रिलेशन होना था। ये लीनियर नहीं है, इसकी पावर 1 है और इसकी 4 है, यानी बराबर नहीं है इनकी पावर्स, तो ये लीनियर रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे टेम्परेचर अगर हम डबल करते हैं ना तो एनर्जी हमारी 4 गुना बढ़ जाएगी। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि पावर तो टेम्परेचर की है, तो ये क्यों 4 गुना बढ़ रही है, सॉरी 16 गुना बढ़ेगी, 4 गुना नहीं 16 गुना बढ़ेगी एनर्जी। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि पावर तो इसकी ज़्यादा है तो ये क्यों 16 गुना बढ़ रही है। तो देखें, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन खत्म करें, आपको पता है यहाँ पे एक सिग्मा आता है। अब रुकें, इस सिग्मा को आप यहीं पे रहने दें। हम समझते हैं कि E इज इक्वल्स टू टी ही है हमारे पास, तो देखें E इज इक्वल्स टू सिग्मा जो भी है हमारा, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया है, इसके साथ हम लोग टेम्परेचर को मैंने कहा अगर डबल करें, ठीक है, टेम्परेचर को मैंने कर दिया डबल, पावर ने तो वही रहना है ना, ठीक है। तो E जो हमारे पास न्यू वाला E आ रहा है, E प्राइम, ये E तो था ना, तो इसको मैं E प्राइम या E1 कह दूं, तो ये मेरे पास क्या आएगा, ये तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो इसकी पावर देखें, ये इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर भी 4 टाइम्स है, और 2 की पावर 4 टाइम्स क्या होती है, 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार हमारे पास होता है 8, 8 2 ज़ार 16, तो ये हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 16 और साथ में t की पावर 4। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो 16 सिग्मा t की पावर 4, ठीक है। तो ये E प्राइम मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, E प्राइम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा E के ही बराबर, क्योंकि ये देखें 16E, ठीक है, ये 16 एज इट इज़, और ये सारी चीज़ किसके बराबर है, E के बराबर है। तो ये मेरी जो नई E आई है वो पहले वाली E के यानी पहले वाली एनर्जी के 16 गुना ज़्यादा है, ठीक है, 16 टाइम्स ज़्यादा। तो यही बात मैं करी थी कि अगर आप टेम्परेचर को सिर्फ डबल ही करते हैं तो एनर्जी हमारी 16 गुना बढ़ जाती है। अब ये जो सिग्मा है ये भी यहाँ पे एक कांस्टेंट है, और उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 5.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर -8 वॉट वेबर पर मीटर पर केल्विन, ठीक है। ये वेबर पर मीटर ये हमारे पास जो है इंटेंसिटी का यूनिट होता है, ठीक है, और पर केल्विन आपको पता है टेम्परेचर का यूनिट होता है, ठीक है। और ये इसकी पावर ना 4 आएगी, यहाँ पे ना गलती हुई है, ये पावर 1 लिखी हुई है, इसकी पावर 4 आनी चाहिए हमारे पास, क्योंकि हम लोग देखें यहाँ पे जब इसको निकालेंगे, यहाँ से सिग्मा की वैल्यू निकालनी, तो ये उसके नीचे जाके डिवाइड होगा t की पावर 4, ठीक है। तो t की पावर 4 का मतलब है केल्विन की पावर -4, ठीक है, क्योंकि ऊपर जाके ये इन्वर्स में चला जाएगा। अब हमारे पास लास्ट 1 पॉइंट रह गया है, कौन सा, कॉन्सेप्ट देखना है हम लोगों ने फोटोन का। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन देखने के लिए आप लोगों को बेसिकली इसके अंदर ये बताना है, आपको पता है कि फोटोन जो है ना वो मैसलेस होता है, यानी उसका जो रेस्ट मैस है वो 0 होता है। तो अगर इसका रेस्ट मैस 0 है तो इसका मोमेंटम जो है वो हम लोग P इज इक्वल्स टू mv नहीं लिख सकते, क्योंकि उसका मैस जब है ही नहीं, तो उसको मैस 0 पुट करके तो उसका मोमेंटम तो 0 हो जाएगा। तो ऑलवेज मोमेंटम तो फोटोन का 0 नहीं ना रहता। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन हमारे पास जो है इक्वेशन हम लोगों को एनर्जी की क्या दी थी आइंस्टाइन ने, उन्होंने दी थी E इज इक्वल्स टू mc², जबकि मैक्स प्लैंक सर ने हम लोगों की E इज इक्वल्स टू hf दी थी, ठीक है। h यहाँ पे कांस्टेंट होता है, ठीक है, और f हमारे पास फ्रीक्वेंसी आपको पता ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास ना यहाँ पे हमने क्या किया, इन दोनों एनर्जीज़ को, आइंस्टाइन की एनर्जी और मैक्स प्लैंक की एनर्जी को अगर हम लोग कंपेयर कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा HF इज इक्वल्स टू mc²। अब आपको पता है कि mc² है, अगर तो हम c² मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हम लोग इसको यूँ लिख सकते हैं m, ठीक है, c.c, ठीक है। mc आपको पता है अब क्या है, mc होता है बेसिकली p, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको p
P लिख लेते हैं, साथ में C मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे HF बेसिकली आ गया है हमारे पास इसके साथ। तो HF आपको पता है H ही रहता है और F हमारे पास क्या होता है, F हमारे पास होता है ये C/λ। F बराबर होता है C/λ के, तो यहाँ से C कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा, H/λ इज इक्वल्स टू P। तो ये हमारे पास आ गया मोमेंटम ऑफ फोटोन विदाउट किसके, मैस के, क्योंकि हम लोगों को P इज इक्वल्स टू mv होता है पार्टिकल के लिए, लेकिन हम लोगों ने फोटोन को देखना है जिसका रेस्ट मैस 0 होता है, तो यहाँ पे हमें m नहीं चाहिए था, इसलिए हम लोगों ने उसको h और लैम्डा की शक्ल में निकाला, यानी m से फ्री करवाया उसको। तो P इज इक्वल्स टू h/λ आ गया, किसके लिए हमारे पास आ गया, ये फोटोन के लिए। फोटोन का मोमेंटम हम लोग अब हमेशा इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे, बजाय कि हम लोग P इज इक्वल्स टू mv लगाएं, क्योंकि हमारे पास मैस जो होता है वो फोटोन का रेस्ट होता है, रेस्ट पे यानी होता है, यानी 0 होता है। आई होप सो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, और आप लोगों ने इसी तरह से कंप्लीट लिख के आना है और आपको पूरे मार्क्स इंशाल्लाह मिल जाएंगे इसमें। अगर फिर भी किसी को किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन इस टॉपिक के रिलेटेड रह गई हो तो आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट करें, आप लोगों को जवाब ज़रूर दिया जाएगा, आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम को हल करने के लिए ही बनाई जाएगी। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, ताकि अगर उनको भी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी मेरे से अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकें। ये समझ लें कि आप लोग एक सदका जारिया के तौर पे जो है वो करेंगे काम, यानी एक सदक़े के तौर पे काम करेंगे कि आप उनकी हेल्प करेंगे। हेल्प करना भी जो है एक किस्म का सदका ही होता है। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों को लेक्चर जो है वो कैसा लगा है, यानी उसमें कोई कन्फ्यूजन है या समझ आ गई है, तो आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगले किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।